है। सर किसी भी डायरेक्शन में जो रेडिएशन का फोकस होता है उसका पता चलता है हमें डायरेक्टिविटी से। ठीक है, और टेक्निकली डायरेक्टिविटी क्या होती है, मतलब बुकिश डेफिनेशन डायरेक्टिविटी की क्या है? सर ये रेशो होती है बेसिकली रेडिएशन इंटेंसिटी की किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है तमाम डायरेक्शन में, इन दोनों की रेशो होता है। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। और जो रेडिएशन इंटेंसिटी इन तमाम डायरेक्शंस हैं, वो हमें कैसे पता चलती है, उसकी क्या वैल्यू है, किसको हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं? सर वो हम सॉलिड एंगल कर लेते हैं, 4 पाई जो एंगल लेते हैं। ठीक है, 4 पाई इज द सॉलिड एंगल ऑफ किस तरह की शेप का? सर आइसोट्रोपिक एंटेना का। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो अब ये आपके सामने अगर आप तस्वीर देखें तो ये हमने क्या किया हुआ है, एक डाइपोल जिसका रेडिएशन पैटर्न, जिसकी रेडिएशन इंटेंसिटी, सॉरी, हमने कल उसमें देखी थी अपनी एग्जाम्पल में 2.6 में। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, देर इज an antenna which would be centered somewhere over here, ठीक है, z एक्सिस के along, और उसकी जो डायरेक्टिविटी है उसका एक्सप्रेशन है 1.6 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम डायरेक्टिविटी डिटरमिन करना चाहें तो ऑफ कोर्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी नो कि इट वुड बी फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज या 270 डिग्रीज, यानी π/2 या -π/2, एंड इट वुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन। और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, इफ यू लुक एट इट, द मैक्सिमम वैल्यू जो कि इन्होंने वाई एक्सिस इस तरह से शो किया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 1.67 डिग्री, 1.67, ठीक है, मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हम इसको जब डीबी स्केल में कंपेयर करते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि ये पावर लेवल होता है ना, ठीक है, और डीबी में नॉर्मली हम दो पावर्स को वो कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ दिस डाइपोल, वी आर कंपेयरिंग इट अगेंस्ट द रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एन आइसोट्रोपिक एंटीना, जिसका अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से, यानी उसको भी यहीं पे साथ में ड्रॉ किया हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि इफ वी कम फ्रॉम दैट प्रिंसिपल के एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमें ये बताता है कि जितनी एनर्जी भी एंटेना के पास है वो सारे एंटेनास की एनर्जी सेम होगी, लेकिन कोई एंटेना उसको किसी डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस कर लेता है, कोई एंटेना उसको किसी डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस कर लेता है, और इस फोकस करने की वजह से एंटेना की डायरेक्टिविटी या गेन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हम इस पावर लेवल को कंपेयर कर रहे होते हैं तो दैट्स व्हाई वी से हम खाली डीबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, एंटेना की फॉर्म में वी से डीबी आई, एंड आई इज फॉर आइसोट्रोपिक। तो जब भी गेन या डायरेक्टिविटी के यूनिट के आगे, मतलब उसका यूनिट जब भी फॉर एग्जांपल वी से के 1.67 dBi है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको आइसोट्रोपिक से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली लोग खाली dB भी लिख देते हैं, इवन दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन एक्चुअल जो टर्म है विच इज टेक्निकली करेक्ट, दैट इज dBi, ठीक है, विच मीन्स के वी आर कंपेयरिंग आर डायरेक्टिविटी है, ये जो 1.67 की वैल्यू है, दिस इज इन कंपैरिजन टू एन आइसोट्रोपिक एंटेना, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको किया है तो हमने इसको 4 पाई के अगेंस्ट हमने इसको कंपेयर किया है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो हमने कल भी ये बात की थी कि डायरेक्टिविटी का हमारे पास एक जेनेरिक एक्सप्रेशन अब हम डिटर्मिन कर रहे हैं। एक मिनट, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आ रहा है तो मुझे जगह थोड़ी चेंज करने दे प्लीज़।
Okay, beta. So now if you look at it, in order to find the directivity of any antenna, again coming back जो हमने previously पढ़ा है, we know कि जो एक चीज़ हमें चाहिए, that is that we need to know कि what is the radiation intensity of that particular antenna, ठीक है, so that we can determine the maximum value. तो जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसको अगर आप जेनेरिकली देखें तो इट इज़ सम एक्सप्रेशन जो कि हमें फार फील्ड में जाके मिलता है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये थीटा और फाई से मिलके बना हुआ होता है। मतलब ये कि ये जो एक्सप्रेशन है ये थीटा और फाई दोनों पे डिपेंडेंट होता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। एंड देन वी हैव बी नॉट विच इज़ सम कांस्टेंट। तो अगर हम पिछली एग्जांपल्स के फॉर्मेट में देखें 2.5 या 2.6 के अगर हम फॉर्म में देखें तो हमें ये पता चला था कि u को हमने डिफाइन किया हुआ था a नॉट साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड नाउ इफ़ यू लुक एट इट, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f हमारे पास है विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार फील्ड कंपोनेंट, that is actually equal to sin square theta। और ये एक ऐसा एंटेना है जिसका गेन सिर्फ एक डायमेंशन में वेरी हो रहा है। जिस तरह कल भी हमने देखा था कि हमारा जो डाइपोल था उसका जब हम 3D प्लॉट देख रहे थे तो हम फाई में जब मूव कर रहे थे, जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उसका गेन कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे थीटा डायरेक्शन में, तो हमारा गेन जो है वो चेंज कर रहा था, ठीक है। तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हमारा गेन सिर्फ फाई डायरेक्शन में चेंज कर रहा हो। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारा गेन सिर्फ थीटा डायरेक्शन में चेंज कर रहा हो। इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि हमारा गेन दोनों डायमेंशन में चेंज कर रहा हो। जिस तरह मैंने आपको एक पैटर्न जब दिखाया था तो हमें ये नज़र आ रहा था कि गेन डिफरेंटली चेंज कर रहा था, दोनों डायमेंशंस में चेंज जरूर कर रहा था, ठीक है। थीटा में अलहदा मूव कर रहे थे तो अलहदा चेंज कर रहा था, और फाई में अलहदा चेंज कर रहा था, ठीक है। ओके, इसी का एक अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन क्या है कि से फॉर एग्जांपल वी हैव ई फील्ड का थीटा कंपोनेंट एंड फाई कंपोनेंट, उसका आप स्क्वायर ले मैग्नीट्यूड का और उसको आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए। अब ये हमारे पास कैसे आता है? इफ़ यू लुक एट इट, वी नो कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, दैट इज ई क्रॉस एच, ऐसे ही है ना। और जो एच है हम आगे जाके देखेंगे कि जिस तरह एज पर ओम्स लॉ हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और तो जो वोल्टेज और करंट है एक्चुअली दे आर इक्वल, लेकिन दे आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो आगे जाके हम देखेंगे कि एक्चुअली E इज ऑल्सो इक्वल टू H, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जगह हमारे पास इम्पिडेंस आ जाती है। इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट होती है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इस बात को मान लें तो देन यहाँ पे जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एच के कॉन्जुगेट की जगह, तो वी विल गेट ई क्रॉस ई का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय दिस। तो अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई जब कर लेंगे ई और ई का कॉन्जुगेट, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा कंपोनेंट का स्क्वायर, फाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्चुअली जो फार फील्ड कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर से भी हमारे पास पावर आ जाती है, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, हम पहले रेडिएशन इंटेंसिटी डिटरमिन करते हैं, फिर मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी। उसमें अगर 2 डायमेंशनल एक्सप्रेशन है तो वी वुड नीड टू सी कि हम जब डायरेक्टिविटी डिटरमिन कर रहे हैं तो उसका कौन सा कंपोनेंट डिटरमिन कर रहे हैं। आर वी डिटरमिनिंग द थीटा कंपोनेंट और आर वी डिटरमिनिंग द फाई कंपोनेंट। अगर हम थीटा कंपोनेंट डिटरमिन कर रहे हैं तो वी विल फाइंड थीटा मैक्सिमम। अगर हम ये डिटरमिन कर रहे हैं तो वी विल डू फाई मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से फिर पार्शियल कंपोनेंट्स को लेके उनको हम बाद में कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज सेम थिंग, रेडिएशन इंटेंसिटी डिटरमिन करिए, उसका मैक्सिमम डिटरमिन करिए, रेडिएटेड पावर, और फिर यही जो एक्सप्रेशन है आपके पास, दिस इज रिटन अगेन फॉर अ जेनेरिक एक्सप्रेशन। इसमें आप एक मज़ेदारी की बात देखें कि डायरेक्टिविटी को हमने एक और तरीके से कंपेयर किया हुआ है। जो हम क्या बात कर रहे थे कि डायरेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंटेना, ठीक है, यानी उसके जो सॉलिड एंगल्स हैं,
वो इन कंपैरिजन टू द सॉलिड एंगल ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर। अब ये जो सॉलिड एंगल्स हैं इनको आप देखिए कैसे अप्रोक्सीमेट किया गया है कि आपने 2 थीटा के कट्स ले लिए, ठीक है, फॉर फाई इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अब फाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर यू विल हैव दिस वन, ये वाला स्लाइस आएगा। बेटा अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, आवाज आ रही है पीछे से किसी की। थैंक यू। तो यहां से वी विल हैव 13 dB बीम विड्थ इन दिस प्लेन, ठीक है, which is phi is equal to 0. If we go phi is equal to 90 degrees, तो then we have another one, ठीक है। तो we will have another 3 dB beam width, ठीक है, at phi is equal to 90 degrees plane. तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई सॉलिड एंगल ऑफ दिस एंटेना, ठीक है, या बीम एरिया ऑफ दिस एंटेना, ठीक है। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो हमने इसको स्फेरिकल के सॉलिड एंगल से जब कंपेयर किया तो वहां से भी हमारे पास डायरेक्टिविटी आ जाएगी। नाउ हैव अ लुक एट इट। अगर हमारे पास अगर दोनों का मजमुआ 4 पाई ही आता है, ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा आइसोट्रोपिक एंटेना हो तो डायरेक्टिविटी इज 1, ठीक है, विच इज 0 dB, जो कि एग्जैक्टली वुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर आइसोट्रोपिक एंटेना जो कि हमारे सामने है, ठीक है। लेकिन एनीथिंग विच इज स्मॉलर, जिस तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो एनीथिंग विच इज स्मॉलर नाउ, तो उसकी वजह से आपकी डायरेक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट थ्रू एन एग्जांपल। एग्जांपल 2.7 में ये हमारी बुक की एग्जांपल है बैलेनिस की। इसमें क्या कहा गया है, दे सेड कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी है ऑफ मेजर लोब ऑफ सम एंटेनास जो कि डायरेक्शनल होते हैं, उनको वो कह रहे हैं कि बड़े आराम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बाय दिस जेनेरिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज दैट जो एफ ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो खाली थीटा के अंदर चेंज कर रहा है, ठीक हो गया। बी नॉट इज द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, और वो कह रहे हैं कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी एग्जिस्ट ओनली इन द अपर हेमिस्फीयर, जिसमें थीटा की वेरिएशन 0 से π/2 तक है और फाई की वेरिएशन 0 से 2π कंप्लीट है। आपने दो काम करने हैं, आपने बीम सॉलिड एंगल डिटरमिन करना है और आपने मैक्सिमम डायरेक्टिविटी डिटरमिन करनी है। और इनको आपने दो तरीके से करना है, आपने इसको एग्जैक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके और अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन से। अगेन जो डायरेक्टिविटी है उसको भी एग्जैक्ट फॉर्मूला और अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन। तो डायरेक्टिविटी के लिए तो मुझे याद है हमने अभी अभी किया है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, 4π यू मैक्सिमम पी रेड, हाँ जी 4π यू मैक्सिमम। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है डायरेक्टिविटी का। और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट है वो क्या है, 4π थीटा, यानी फॉर समझे फाई इज इक्वल टू 0 डिग्रीज और थीटा फॉर फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और इन्होंने इसको यहाँ पे थीटा 1r और थीटा 2r से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो जो बीम सॉलिड एंगल है अगेन उसकी जो एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन है दैट वी नो साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज 0 से 2π और जो थीटा है दिस इज 0 से π/2 तक। और जो अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है वो देख लेते हैं, आई थिंक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू अगेन। तो लेट्स हैव अ लुक कि इसको कैसे किया हुआ है। दिस इज बाय द वे जेनेरिक रेडिएशन पैटर्न जिसको बकौल उनके कॉस थीटा से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज थीटा की लिमिट्स वही हैं जो
उन्होंने हमें बताई हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन दी अपर हेमिस्फीयर। अब आप देखिए दिस इज अ डायरेक्शनल एंटेना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी डायरेक्शनल एंटेना यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस एक्सप्रेशन cos थीटा, ठीक है। ओके, बीम सॉलिड एंगल डिटरमिन करना है, एग्जैक्ट वैल्यू वो मैंने आपको पहले से बता दी कि हमारे पास साइन थीटा डी थीटा डी फाई ये आ गया, और ये हमारे पास रेडिएशन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो सॉलिड एंगल आया है दैट इज पाई टी रेडियंस, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे आप अगर देखिए तो इन्होंने क्या किया है, इस वैल्यू को लेके यानी ये वाला कट लेके इसकी 3 dB बीम विड्थ को जब इवेल्युएट किया है तो इट हैज कम आउट टू बी 2 पाई बाय 3, ठीक है। एंड इट इज सेम इन बोथ डायमेंशंस, ओवर हियर एंड ओवर हियर, 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। जो अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है उसमें अगर आप देखिए तो सॉलिड एंगल कम्स आउट टू बी 4.386, तो दिस इज एग्जैक्ट जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है 3.14 स्टीरेडियंस, एंड जो अप्रोक्सीमेट है उससे 4.386, ठीक है, स्टीरेडियंस। एंड अब जब हमने डायरेक्टिविटी डिटरमिन करनी है तो डायरेक्टिविटी में जो एग्जैक्ट डायरेक्टिविटी है वो कैसे, 4 पाई डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल जो ऊपर डिटरमिन आपने किया है, तो 4 पाई डिवाइड बाय 4, तो यू हैव दिस मच डायरेक्टिविटी, ठीक है। लेकिन इफ यू यूज द अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन जो पीछे हमने देखा है तो योर डायरेक्टिविटी इज लेस, 4.587 dB, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल फॉर्मुलेशन है उसमें यू आर गेटिंग हायर डायरेक्टिविटी, लेकिन जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें यू आर गेटिंग लोअर डायरेक्टिविटी वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है वो आपको एक अंदाज़ा तो ज़रूर दे देगा कि क्या आपका एंटेना डायरेक्टिव है या नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टूल टू क्वांटिफाई डायरेक्टिविटी। अगर रेडिएशन पैटर्न का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो फिर एक आसान तरीका इसमें ये हो सकता है कि आपने उसकी मेजरमेंट कर ली, आपके पास प्लॉट्स आ गए और फिर आपने उस प्लॉट से डायरेक्टिविटी कंपेयर कर ली, ठीक है। लेकिन एंटेना मेजरमेंट के गेन डिटर्मिनेशन के थोड़े एक्यूरेट मेथड्स भी मौजूद हैं, वो आगे जाके हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर कोई सवाल है तो बता दें। जी बेटा। सर ये जो सॉलिड एंगल 2 पाई बाय 3 है ये कैसे आएगा ये बता दें। बेटा ये जो 2 पाई बाय 3 है ये सॉलिड एंगल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज बीम विड्थ इन वन डायरेक्शन, ठीक है। मैंने बुक आपके सामने नहीं रखी, अगर आप बुक में देखिए मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा। जी देखिए बेटा, ये यहाँ पे इन्होंने ना आपको बता दिया है कि जो हाफ यानी जो 3 dB बीम विड्थ है ना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर बी नॉट की वैल्यू को आप 1 ले लें तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और फिर दूसरी जो उसकी हाफ पावर वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, जहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 0.5, ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी तो व्हाट ही सेइंग इज कि cos थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0.5 लिखें और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ले तो आपके पास 60 डिग्रीज आएगी एक साइड पे, ठीक है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो टोटल 3 dB बीम विड्थ जो है वो क्या होगी 60 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 120 डिग्रीज, और 120 डिग्रीज को अगर पाई की फॉर्म में लिखें तो इट इज 2 पाई बाय 3, ठीक है। डज इट मेक सेंस और नॉट? यस सर ठीक है समझ आ गया, थैंक यू ठीक सर। है, तो यहाँ से आगे तो दूसरी डायमेंशन में भी सेम होगी, जितनी इस डायमेंशन में उतनी ही उस डायमेंशन में। ओके, अगली चीज जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटेना एफिशिएंसी एंड एंटेना गेन, ठीक है।
और पहले हम बात कर लेते हैं गेन की। गेन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल, गेन इज एंटेना एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टिविटी। ये मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, क्योंकि जो मेरा पहला इंटरव्यू कहीं पे हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मैंने कहा एंटेना की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एंटेना गेन क्या होता है? तो मैंने उनको वही जवाब दिया जो आपने शुरू में मुझे बताया कि एनर्जी का फोकस और ऐसे ना। तो उन्होंने फिर अगला सवाल मुझसे ये पूछा कि अच्छा, गेन और डायरेक्टिविटी आपस में कैसे रिलेट करते हैं? तो मुझे ये जवाब नहीं आ रहा था उस वक्त। ठीक है, तो अपेरेंटली मैंने कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं की हुई थी, लेकिन बस उसके बाद से जो है ना, ये गेन इंटू एफिशिएंसी, गेन एफिशिएंसी और डायरेक्टिविटी, मुझे लगता है कब्र तक ये मेरे साथ ही जाएंगे। अच्छा पर तो जो एंटेना का गेन है, एक्चुअली ये वही इंफॉर्मेशन कन्वे करता है जो कि डायरेक्टिविटी कन्वे करती है, लेकिन उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि जो डायरेक्टिविटी है वो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देती है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक हो गया? एंड विद रिस्पेक्ट टू एन आइसोट्रोपिक एंटेना कितनी एनर्जी होगी। लेकिन गेन की क्वांटिफिकेशन जो एंटेना के प्रैक्टिकल लॉसेस हैं उसको भी केटर फॉर करती है साथ में। ठीक है, और आगे जाके आप देखेंगे कि जब आप अपनी सिमुलेशंस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ एंटेनास को जब आप गेन और डायरेक्टिविटी इन दोनों प्लॉट्स में देखेंगे तो डायरेक्टिविटी की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, और गेन की वैल्यू जो है वो डायरेक्टिविटी से काफ़ी कम होगी या रिलेटिवली स्लाइटली उससे कम होगी। उसकी वजह ये है कि जो गेन है किसी भी एंटेना का, वो इस बात को केटर फॉर करता है कि एंटेना के अंदर कितनी एनर्जी आ रही है। ठीक है, और उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी एंटेना के अंदर लॉस हो रही है। ठीक है, या फिर ये कि वो इस बात को भी केटर फॉर करता है कि जो एंटेना का सोर्स है वो कितनी एनर्जी इनपुट पे दे रहा है। ठीक है, और एंटेना का जो सोर्स है उसकी आउटपुट इम्पिडेंस कितनी होनी चाहिए? क्यों जनाब? 50 ohms। 50 ओम्स। ठीक है, तो वो इस बात को भी, लेकिन हमें अभी फिल वक्त ये पता नहीं है कि जो हमारा एंटेना हमने डिज़ाइन किया है, हो सकता है उसकी इनपुट पे भी 50 ओम्स की इम्पिडेंस हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो इनपुट की इम्पिडेंस है वो 50 ओम्स ना हो। ठीक है, तो इस इम्पिडेंस के मिसमैच की वजह से जो रिफ्लेक्शंस होंगी उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होगा, और फिर एंटेना के अंदर जो अपना प्रैक्टिकल डिज़ाइन इश्यूज हैं उसके अंदर भी लॉस होगा। तो अब आप ये देखिए कि इस एफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमारे पास जो गेन का फॉर्मूला आता है वो वही है जो कि डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्टिविटी में वी हैव 4 पाई रेडिएशन इंटेंसिटी एंड रेडिएटेड पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेडिएशन इंटेंसिटी 4 पाई डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर या टोटल एक्सेप्टेड पावर। ठीक है, तो अब हम आगे जाके मजीद देखेंगे कि रेडिएटेड पावर में, या जो वहाँ पे हम ले रहे थे पावर, एवरेज पावर, उसका और ये जो इनपुट पावर है, इसका क्या फ़र्क है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो जनरली रिप्रेजेंटेशन वाइज या ग्राफिकली बोथ गेन एंड डायरेक्टिविटी लुक द सेम, लेकिन जो उनकी वैल्यू है, जो गेन है दैट इज़ अ प्रैक्टिकल वैल्यू बिकॉज दैट इनकॉर्पोरेट्स एफिशिएंसी ऑफ द एंटेना, लेकिन जो डायरेक्टिविटी है दैट इज जस्ट अ कंपैरेटिव वैल्यू जो कि आपको ये बता रही होती है कि इन कंपैरिजन टू एन आइसोट्रोपिक एंटेना कितना ज़्यादा एनर्जी फोकस है इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक हो गया? ओके, इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए वी हैव अनदर एग्जांपल विच इज़ एग्जांपल 2.10। इसमें आप देखिए व्हाट वी हैव अ डाइपोल एंटेना, उसकी इनपुट इम्पिडेंस है 73 ओम्स और दैट इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 50 ओम्स। ठीक है, और एज्यूमिंग कि एंटेना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है उसका। ठीक है, बी नॉट साइन क्यूब थीटा। आपको मैक्सिमम एब्सोल्यूट गेन ऑफ द एंटेना डिटरमिन करना है। ठीक है, तो इसको आप ज़रा देखिए, मैं 2-3 मिनट इसको सोचिए।
सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो ये क्विज नहीं है, लेकिन आप इसको अपने सामने फिर भी कुछ स्टेप्स अपने सामने लिखिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डेलिब्रेट कीजिए, तो मैं अभी दोबारा से 2 मिनट में आपसे इसके बारे में चैट करता हूँ। तो इसको पढ़िए और सोचिए ज़रा। जी बेटा, हेल्प करिए ज़रा मेरी सॉल्व करने में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछा गया और क्या करना है हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले यू मैक्सिमम फाइंड करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। यू मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया, फिर क्या करें? उसके आगे? फिर जो पावर रेडिएटेड है वो फाइंड करेंगे। अच्छा जी, रेडिएटेड पावर डिटरमिन कर ली, फिर? फिर जो नॉर्मल जो डायरेक्टिविटी का फार्मूला है 4 यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पावर रेडिएटेड से डायरेक्टिविटी फाइंड करना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें डायरेक्टिविटी फाइंड करनी है, राइट? ऐसे ही है? यस सर। चलें, ठीक है, डायरेक्टिविटी फाइंड कर ली, फिर आगे उसको गेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने फार्मूला पढ़ा एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो जो एफिशिएंसी है वो, उसके लिए हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन कोई दी हुई है जिससे हमें एफिशिएंसी डिटरमिन करने में हेल्प हो सके? सर शुरू में बताया कि वो जो एंटेना है वो लॉसलेस है, तो एफिशिएंसी इसकी 1 होगी फिर। ओके, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने पीछे जब आपको बताया है, वेरी गुड पॉइंट जो आपने कैच किया है। अगर आप ये देखें तो हमने कहा है कि नॉर्मली देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस। तो ये बात तो आपकी सही है। तो जो टोटल एफिशिएंसी बन रही होगी उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो से आई से कि इट इज a multiplication of loss efficiency multiply by the efficiency which is being degraded due to the mismatch, ठीक है, बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड द एंटेना। तो ये बात तो आपकी सही है कि क्योंकि बताया गया है कि लॉसलेस है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 होनी चाहिए, यानी देयर आर नो लॉसेस विद इन द एंटेना। लेकिन इफ यू लुक एट इट, जब हम एंटेना को फीड कर रहे हैं तो देयर इज अ मिसमैच, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो जिसका मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव अ सोर्स ओवर हियर, उसकी आउटपुट के ऊपर है 50 ओम्स, एंड व्हेन यू आर कनेक्टिंग दिस 50 ओम्स, तो जो एंटेना है आपका, ठीक है, दिस इज 73 ओम्स। तो बिकॉज देर इज सम मिसमैच, देर इज गोइंग टू बी सम पावर रिफ्लेक्टेड बैक। जितनी पावर ये सोर्स दे रहा है वो सारी की सारी एंटेना एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्पाइट कि इसकी डायरेक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन इस मिसमैच की वजह से देर वुड बी सम डिग्रेडेशन इन दैट डायरेक्टिविटी, और जो प्रैक्टिकल एक्चुअल गेन है उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का अमल दखल होगा। तो अब हम देख लेते हैं सोल्यूशन में कि इस से नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो होता है लोड रेजिस्टेंस माइनस सोर्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस प्लस सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो you would have 73 minus 50 divided by 733 plus 50। जब इसका रेशियो लेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा।
तो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन के आगे उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। देखिए यही है ना, हाँ जी, लॉसलेस। ओके, तो जैसे आपने बताया वैसे ही किया है हमने। यू मैक्स फाइंड आउट कर लिया, रेडिएटेड पावर हमने कैलकुलेट कर ली, और फिर हमने डायरेक्टिविटी डिटरमिन कर ली। तो दैट टर्न्ड आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ जो गेन है, ठीक है, बिकॉज एंटेना इज लॉसलेस, तो उसकी जो रेडिएशन एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू 1। तो जो टोटल गेन है एंटेना का दैट इज इक्वल टू द सेम वैल्यू लीनियर में, और जब हमने उसको डीबी में कन्वर्ट किया तो 2.297, ठीक हो गया। ओके, अब ये और डायरेक्टिविटी की वैल्यू सेम है, लेकिन बिकॉज देयर इज अ मिसमैच, तो हमारी जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, जब हमने 1 में से उसकी वैल्यू माइनस की, एंड दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ड्यू टू मिसमैच, यानी हम लॉस किस तरह से उसका डिटरमिन कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू है 0.965। जब हमने उसको डीबी में कन्वर्ट किया तो दैट इज -0.155। तो अब आप ये देखिए कि इफ देयर हैड नॉट बीन एनी मिसमैच, तो गेन की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए थी जितनी यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस, गेन की वैल्यू अब कम हो जाएगी हमारे पास। तो देयर टू वेज टू डू इट, कि या आप इस एफिशिएंसी को इस गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप डीबी में कर रहे हैं तो आप इसको, इस वैल्यू को बस इसके साथ प्लस कर दें, ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो आपका गेन इस वैल्यू से कम हो जाएगा, एंड दैट विल नाउ इनकॉर्पोरेट व्हाट यू आर ऑलरेडी सेइंग, ठीक। तो हैव अ लुक एट इट नाउ। by incorporating both of these, you have value 2.142, ठीक है। तो एक्चुअल 2.2 था, लेकिन जब आप लॉस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इट वुड बी 2.14, ठीक है। तो दिस हाउ यू गोइंग टू डू इट। ओके, the next thing that we are going to study is another type of efficiency, which is called the aperture efficiency। और जो अपर्चर एफिशिएंसी है, उससे पहले हमें ये जानना है कि किसी भी एंटेना का अपर्चर क्या होता है। जो लोग फोटोग्राफी का शौक रखते हैं या स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं विद गुड कैमरास, आपका क्या ख्याल है कि अपर्चर क्या होता है कैमरा का? क्यों जनाब, कैमरा की टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में अपर्चर किसको बोलते हैं? एनीबॉडी? सर जो लेंस की डायमेंशन होती है। ठीक है, जो लेंस की डायमेंशंस हैं उसको अपर्चर बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो लेंस की जो वाइड एंगल लेंस है और जो नॉर्मल लेंस है, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा? फोकल लेंथ सर। फोकल लेंथ, अच्छा। और व्यू के पर्सपेक्टिव में जो तस्वीर आप खींचेंगे, तो वाइड एंगल में ज़्यादा बड़ी तस्वीर आएगी या नॉर्मल लेंस में ज़्यादा तस्वीर आएगी? वाइड एंगल में सर। वाइड एंगल में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम आपकी बात को मान लें कि अपर्चर जो है उसको लेंस साइज को बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैमरा का अपर्चर साइज जितना बड़ा होगा, वो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रिसीव करेगा, राइट? ऐसे ही है, यस सर। ठीक है, उतने ज़्यादा व्यू को कैप्चर करेगा। तो इसी तरह एंटेना के डोमेन में भी जो अपर्चर है उसका बिल्कुल यही मतलब होता है। और एंटेना अपर्चर हम फिजिकली, जो एंटेना का साइज होता है या जो एरिया होता है किसी भी एंटेना का, फिजिकल एरिया, बीम एरिया की बात नहीं कर रहे, तो फिजिकल किसी भी एंटेना का जितना एरिया होता है उसको हम फिजिकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है।
एंड उससे हमें ये फ़ायदा होता है, या इट अगेन हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग डिफरेंट एंटेना शेप्स टू सी कि कौन सा एंटेना कितनी ज़्यादा पावर रिसीव करने के काबिल है, या अगर पावर जो है वो रैंडमली स्प्रेड हुई हुई है और हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन से पावर आ रही है, तो we would want a very large aperture antenna so that it can capture maximum power. ठीक है। और आप ये देखिए कि जो डिश एंटेनास होते हैं जो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह आप आईएसटी में भी अगर आप आते हैं तो बराबर में सुपार्को को आपको नज़र आता है कि काफ़ी बड़ा एक डिश लगा हुआ है। ठीक है। तो अगेन उसकी वजह यही है कि बिकॉज द एंटेना नीड्स टू कम्युनिकेट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। तो इट नीड्स टू कैप्चर एवरी स्मॉल पॉसिबल रे ऑफ पावर। ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स अपर्चर इज वेरी लार्ज। और एक और बात ये कि इससे अब हमें ये अंदाज़ा भी होता है कि जो अपर्चर साइज है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गेन ऑफ द एंटेना। तो लार्जर इज द अपर्चर साइज। ठीक है। लार्जर इज द अपर्चर साइज, हायर वुड बी द गेन ऑफ द एंटेना। ठीक है। तो इसी वजह से जो व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू अ लार्जर डिस्टेंस तो यू नीड more focus in a particular direction. That's why you use large antennas, because then they will have higher amount of gain and you will have your energy focused. You will have your more energy focused into a particular direction. ठीक है। ओके। अब ये तो बात होगी फिजिकल अपर्चर की, लेकिन व्हाट ही सेइंग इज कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एंटेना है वो अपने फिजिकल एरिया से ज़्यादा पावर रिसीव कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह के केसेस में, या कम भी रिसीव कर रहा होता है कई दफ़ा, तो इस तरह के केसेस में हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव अपर्चर। ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ डाइपोल, अ स्मॉल पीस ऑफ वायर, लेकिन जो उसकी एनर्जी है वो कुछ आसपास के एरिया में भी रिसीव कर रहा है। ठीक है। तो ये जो आसपास का एरिया है कि जो इफेक्टिवली डाइपोल को ही साउंड कर रहा है, प्रोबेबली ये वो एरिया है जहाँ तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में ट्रैवल करी। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ वायर जिसमें करंट ट्रैवल कर रहा है, इफ यू ब्रिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट तो इसकी कुछ फील्ड है जिसके अंदर आप वो मैग्नेटिज्म को फील कर सकते हैं। तो ये जो इसकी फील्ड का साइज है दैट इज प्रोबेबली द इफेक्टिव अपर्चर। ठीक है। और वो उसके फिजिकल साइज से थोड़ा बड़ा है। तो in order to quantify this, we define a term which is called aperture efficiency, and that is the ratio of effective aperture divided by physical aperture. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि this ratio can be higher than 1 as well, it can be 1 as well, and it can be lower than 1 as well. जिसका मतलब ये होगा कि there would be some antenna जिनका physical aperture छोटा होगा लेकिन effective aperture higher होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनका फिजिकल अपर्चर बड़ा होगा लेकिन शायद उनका इफेक्टिव अपर्चर कम होगा। ठीक है। और कुछ होंगे जिनमें शायद दोनों बराबर बराबर हो। ठीक है। तो और ये जो इफेक्टिव अपर्चर है ये जो थ्योरी एंटेना की कोई भी जो बात होगी, हम उसको सिर्फ समझाने के लिए कई बातों को हम ट्रांसमिटिंग एंटेना के पर्सपेक्टिव से समझाते हैं, कईयों को रिसीविंग से, लेकिन इट वुड बी द सेम फॉर बोथ। जो कोई भी कॉन्सेप्ट है it would be the same for both transmitting antenna and receiving antenna. So okay, the next thing that we are going to do is called antenna impedance. ठीक है। input impedance किसी भी एंटेना की, and if this is the antenna, so the impedance which is presented at its input terminals is called the input impedance. Why it is important to know कि एंटेना की input impedance क्या है? For two reasons. द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि हमने उसके साथ एक सोर्स को कनेक्ट करना है। तो एज लॉन्ग एज इफ़ वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एंटेना, वी वुड हैव नो आइडिया कि व्हाट शुड बी द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स। ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी अ मिसमैच। ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि एंटेना के पर्सपेक्टिव में इट वुड बी एक्चुअली अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, क्योंकि एज लॉन्ग एज वेव जो है वो एंटेना के अंदर ही मौजूद है
तो it would travel in the form of current या voltage, and when it is radiated out तो then it would be E और H की फॉर्म में, ठीक है। तो they can be either, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें ये पता चला कि वेव की भी इम्पिडेंस होती है, तो मीडियम की भी इम्पिडेंस होती है, फ्री स्पेस इम्पिडेंस किसी भी मीडियम की जो इम्पिडेंस है बहरहाल। ओके, तो एक एंटेना की जो इम्पिडेंस है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, उस एंटेना की ओवरऑल रेजिस्टेंस और उसकी ओवरऑल रिएक्टेंस। एंड इफ वी हैव अ लुक, ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स जो कि हमने पहले भी देखा है। वन इज द लॉस रेजिस्टेंस, द अदर वन इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सोर्स। तो ये उस पिछली तस्वीर का जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो यू हैव अ वोल्टेज सोर्स and then you have a source impedance जो कि resistance और reactance का मजमुआ है। There is a current coming out which is traveling through the antenna, and then some of that current is being lost in the antenna in terms of its loss resistance. Some of it is being converted to electromagnetic wave by virtue of radiation resistance, which would be radiated, which would result in radiated power, and some of the energy will be trapped within the antenna due to the reactive nature of the antenna, ठीक है। तो जो करंट होगा, अगर इंडक्टिव है तो वो करंट कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस हो जाएगा, बिकॉज दैट इंडक्टर नीड्स टू स्टोर सम करंट इन ऑर्डर फॉर इट टू पास इट, अदरवाइज ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। ओके, तो तो इसकी वजह से जो हमारे पास पावर आती है दैट इज पावर विच इज लॉस्ट इन द एंटेना। इसकी वजह से जो हमारे पास पावर आएगी, पावर विच इज रेडिएटेड आउट इन द स्पेस, ठीक है। और जो सोर्स है जब ये अपनी पावर जनरेट करेगा पीजी, तो some of that power is going to be dissipated in this over here as well, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टर ना। तो कुछ पावर इसमें डिसिपेट होगी, रिमेनिंग पावर इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग पावर इसमें जाएगी उसमें से भी आगे कुछ पावर एंटेना में लॉस हो जाएगी और कुछ पावर इसमें लॉस हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज दैट हाउ मच पावर इज बीइंग generated, how much power is being delivered and how much power is being radiated, हम कुछ बेसिक इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं एंड वी से कि जी अच्छा ठीक है, लेट अस अज्यूम कि जो जनरेटर है उसकी इम्पिडेंस ये है, ठीक है। तो द करंट विच इज बीइंग कमिंग आउट of the generator is equal to voltage at the generator produced by the generator divided by total impedance, ठीक है। ये यानी सिंपल वो के वी एल, हाँ जी के वी एल अगर हम लगाएं तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। एंड नाउ ये जितनी भी पावर गई है इसमें से दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो इफ यू वांट रेडिएटेड पावर तो देन क्योंकि करंट सीरीज में है तो सारों में एक जितना पास कर रहा है, तो इसको रेडिएशन रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आई स्क्वायर इंटू आर, तो वी गेट रेडिएटेड पावर आई स्क्वायर आर एल, वी गॉट पावर विच इज लॉस्ट in the antenna due to its ohmic losses, power which is being dissipated in these within the generator, that is determined by this। okay, now if we say कि हमने conjugate matching की हुई है तो that would mean कि आर आर प्लस आर एल, यानी जो एंटेना का कंपोनेंट है आर ए, that is going to be equal to आर जी, और जो रिएक्टिव पार्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये रिएक्टिव पार्ट तो यहाँ से खत्म हो जाएगा इफ यू हैव कॉन्जुगेट मैचिंग, ठीक है। एंड तो फिर by doing that we get some improvement, and the power which is this is the power which is radiated out, this is the power which is lost within the antenna, and this is the power which is being lost within the generator itself, ठीक है। तो if you look at it,
voltage wise, so the power which is being delivered, it has a factor of 1/8, ठीक है, जो कि एंटेना को मिल रही है, जो रेडिएट हो रही है। क्योंकि सबसे पहले जो पावर है वो अगर इक्विवेलेंट मैचिंग भी है तो हाफ पावर, तो आधी पावर एंटेना को जाएगी और आधी पावर जनरेटर में लॉस होगी, ठीक है। और बाकी फिर उस आधी पावर में से जो कि एंटेना को जाएगी उसमें से भी पावर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, एंड इट वुड डिपेंड के कितना अच्छा एंटेना डिज़ाइन किया गया है। तो कुछ पावर जो है एंटेना में लॉस होगी उसके स्ट्रक्चर में, और कुछ जो है वो आगे रेडिएट आउट करेगी, कुछ पास ऑन करेगी, ठीक है। तो this is the power supplied by the generator, तो दिस इज बाई फैक्टर ऑफ 4, तो इसका मतलब है कि जो एंटेना में जाएगी वो इससे भी आधी होगी, ठीक है। तो जस्ट टू थिंग्स के जो इनपुट इम्पिडेंस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक एंटेना 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर मैच किया है टू वर्क विद अ जनरेटर जिसकी आउटपुट इम्पिडेंस 50 ओम्स है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर भी वो एंटेना आपस में मैच्ड रहे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अच्छा, दूसरी बात भी ये लिखी हुई है कि मैचिंग बिटवीन एंटेना एंड ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगेन जो इम्पिडेंस मैचिंग है, क्योंकि इम्पिडेंस इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है कि जो आपने मैचिंग नेटवर्क अगर कोई बनाया है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस इम्पिडेंस मिसमैच, तो अगेन वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा, विच इज सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग। तो ओके, हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। टुमारो वी हैव अ लैब सेशन एंड ऑल्सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। उम्मीद है कि कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और फिर हम जो अपनी लैब है उसको भी देखेंगे। तो होपफुली जो लैब है उसका मैनुअल मैं आपको आज शाम को भिजवा दूंगा और फिर कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर आप अपना काम आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ बता दीजिए। जी जनाब। नो क्वेश्चंस?